दीदी, मधु तो रो रही है। मैंने दीदी के पास बैठते हुए कहा। शादी की बात सुनकर सभी लड़कियां रोती हैं। दीदी ने निर्लिप्त भाव से मुझे चाय का कप पकड़ा दिया। तुम भी रोई थी, हम भी रोए थे। तुम क्यों रोई थी याद है दीदी? कॉलेज जाने का तुम्हारा अरमान मन में रह गया था। अम्मा बाबूजी ने कहा था कि तुम्हें बीए करा देंगे, तो हम लड़का कहाँ से लाएंगे। आज वही अन्याय तुम अपनी बिटिया के साथ कर रही हो। पीढ़ियाँ बदल गई, पर हमारी मान्यताएं वहीं की वहीं हैं। हम उन्हें अम्मा बाबूजी कहते थे, बच्चे हमें मम्मी पापा कहते हैं। बस इतना ही फर्क आया है, बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है। वैसा का वैसा कहाँ है? मेरी लड़की डबल एमए है। मैंने जो सहा है उसका 10वां हिस्सा भी मैंने उसके हिस्से में नहीं जाने दिया। और फिर जैसे अतीत में खोते हुए बोली, उस समय मैं क्यों रोई थी जानती हो? सगाई के बाद मेरा गाना बजाना छुड़वा दिया गया था। मेरी सास इसके लिए खास हिदायत कर गई थी। जब तक वह जीती रही मुझे कभी गुनगुनाने भी न दिया। अब तो खैर मेरी आवाज़ ही मर गई है। इसीलिए मैंने मधु को कभी नहीं टोका। उसकी दादी गालियाँ निकालती रही, पापा तो हमेशा ही बरसते रहे, पर मैं हमेशा उसका बचाव करती रही। मेरा गला घोट दिया कोई बात नहीं, पर लड़की पर अन्याय नहीं होने दूंगी। मैंने तो मधु के सास से साफ साफ कह दिया है। मैं पिछली पीढ़ी की थी, इसीलिए मन मारकर भी जी गई। मेरी लड़की से यह ना हो सकेगा। मैं दीदी का तमतमाया चेहरा देखती रह गई। वक्त ने उनके घाव भर दिए हैं, पर टीस अभी बाकी थी। प्रसंग छिड़ते ही उनकी वह पीड़ा सतह पर आ गई थी। मुझे चुप देखकर ममता भरे स्वर में बोली, तुझे मधु की पढ़ाई की चिंता है ना? देख, भाग्य में विद्या होगी तो पढ़ ही लेगी। वैसे वे लोग बड़े समझदार हैं। अब रहने भी दो दीदी। शादी के बाद पढ़ना क्या होता है मुझसे पूछो। सारा घर जैसे आप पर पहरा देता है, एहसान जताता है, और अगर बदकिस्मती से कहीं फेल हो गए तो बस सारी जिंदगी ताने सुनते ही बीतती है। दीदी के घर से लौटते हुए मन बेहद उदास था। उनकी मौन व्यथा का एकाएक साक्षात्कार हो जाने से मैं चौंक गई थी। अनजाने ही मेरे अपने भी घाव हरे हो गए थे। इन सबके ऊपर था मधु का आंसू भीगा चेहरा, जो किसी तरह आंखों से हटता ही न था। सच, अगर हमें अपने बच्चों के पंख कुतरने ही होते हैं तो पहले हम उन्हें आकांक्षाओं का आकाश देते ही क्यों हैं। घर में प्रवेश करते हुए डर रही थी कि सबके मुंह फूले मिलेंगे। पड़ोस से चाबी लेकर घर खोलना न बच्चों को अच्छा लगता है, न उनके पापा को। सबके स्वागत में मेरा दरवाजे पर मिलना जैसे जरूरी है। लेकिन घर में मौसम खुशगवार था। वातावरण से प्रसन्नता की महक आ रही थी। चलते समय दीदी ने जबरदस्ती मिठाई का एक पैकेट थमा दिया था। मिठाई और मधु की शादी की खुशखबरी एक साथ पाकर जनता और भी खुश हो गई। आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमान जी भी मेरे सामने काजू की बर्फी का डिब्बा खोलकर खड़े हो गए। लो श्रीमती जी, तुम भी हमारी ओर से मुंह मीठा करो, तुम्हारी बिटिया भी झंडे गाड़ कर आई है। अच्छा, मैंने डगमगाते हुए पूछा, क्या हुआ? ओ मम्मी, आई एम सो हैप्पी टुडे। मेरी सोडसी कन्या मेरे गले झूल गई। पहले मुझे बताओ तो कुछ। तुम्हारी बिटिया को मद्रास कला केंद्र की स्कॉलरशिप मिली है। किस लिए? भरतनाट्यम के क्या कहते हैं उसे, हाँ, गहन प्रशिक्षण के लिए। एक्सटेंसिव स्टडी इन भरतनाट्यम। अब हमारी लाडो 3 साल तक मद्रास में रहकर बड़े बड़े महारथियों से प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। ओ मम्मा, आई एम सो हैप्पी। शीतल फिर एक बार मुझसे झूलने को हुई कि मैंने उसे सख्ती से अलग कर दिया और उसी सख्त लहजे में उसके पिता से पूछा, 3 साल तक मद्रास में रहेगी और इसकी पढ़ाई का क्या होगा? अरे भाई, पढ़ने के लिए ही तो जा रही है। बताया ना कि गहन प्रशिक्षण के लिए जा रही है। अरे वाह, यह कोई पढ़ाई है? अच्छा भला तो नाच लेती है, अब और प्रशिक्षण लेकर क्या करेगी? बीए में करके ही कोई क्या कर लेता है। जरा इस बात पर तो गौर करो कि 810 लोगों ने फार्म भरे थे, उनमें से केवल 10 को चुना गया है, और उन 10 भाग्यशालियों में से तुम्हारी बिटिया भी एक है। कब भरे गए थे फार्म? किससे पूछकर भरे गए थे? आवेश में मेरा गला ही रुक गया। इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? इतना बड़ा कदम क्या वह अकेले अपने मन से उठाएगी? मैंने भरवाया था और शायद तुम्हें बताया भी था। गलत।
मुझे बताया होता तो मैं कभी हाँ न करती। मैंने तो इसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। छी, मैं नहीं बनूंगी डॉक्टर। मुझे यह चीर फाड़ जरा भी अच्छी नहीं लगती। शीतल ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे उकाई आ रही हो। तुम्हें तो बस पैरों में घुंघरू बांध कर मटकना अच्छा लगता है, मैंने उससे भी बुरा मुंह बनाकर कहा। यह अच्छी जबरदस्ती है। शीतल के पिता सहायता के लिए दौड़ पड़े। अगर उसकी दिलचस्पी मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है तो न सही दुनिया में और भी तो विद्याएं हैं कि बस नाचना ही रह गया है। पर मम्मा, इसमें बुराई क्या है? देखो, वे गंभीर होकर बोली, बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद लादने के दिन अब चले गए। अब हमें उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। और कैसे ध्यान रखा जाता है? मैंने चिढ़कर कहा। इसके लिए हमने ट्यूशन रखी, महंगे पोशाकें सिलवाई, रियाज के लिए टेप रिकॉर्डर खरीदा। बच्चों के शौक के लिए हम कब पीछे हटे हैं, बल्कि अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही करते रहे हैं। पर इसका यह मतलब थोड़ी ही है कि सब कुछ छोड़कर उसी में जुट जाओ, रुपया भी फूको और साल भी बिगाड़ो। देखो, शौक अपनी जगह है, करियर अपनी जगह। डांस सिर्फ शीतल का शौक या हॉबी नहीं है, कुसुम वह इसे अपना करियर बनाना चाहती है। वाह, क्या बात है। कल को उसकी शादी भी करनी है कि नहीं? यह शादी की बात बीच में कहाँ से ले आई? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? कल को लड़के वाले पूछेंगे तो अपने पास कुछ जवाब तो होना चाहिए कि नहीं? कि यही कह देंगे कि साहब लड़की पढ़ी लिखी है, बस नाचना जानती है, वह क्या कहते हैं, गहन प्रशिक्षण प्राप्त है। बहुत अच्छा लगेगा ना कहते हुए? कम से कम मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। और इस बात को सुनने के बाद कितने लड़के शादी के लिए तैयार होंगे? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? इसीलिए कि मैं हिंदुस्तानी लड़कों की मनोवृत्ति आपसे ज़्यादा समझती हूँ। मैं जानती हूँ अपने को अत्याधुनिक कहने वाले युवक भी पत्नी को स्टेज पर नाचते नहीं देख सकते। कला की प्रशंसा करना एक बात है, कलाकार से शादी करना एकदम दूसरी। शादी शादी शादी, शीतल एकदम चीख पड़ी। बंद करो मम्मा, बोर हो गई हूँ मैं तो। क्या लड़की के करियर की यही एक आखिरी शर्त है, शादी? ओह गॉड, हाँ, यही आखिरी और अनिवार्य शर्त है, मैंने कहा और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। मेरी प्रगतिशीलता का नकाब किसी ने फाड़कर फेंक दिया और मुझे अब अपने चेहरे पर शर्म आ रही थी। यह थी मालती जोशी जी की कहानी आखिरी शर्त। आशा है आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।